Namaskar to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today I will discuss Central Civil Services Leave Rules 1972, some fundamental rules or general rules. It is part 1. Then after this, other part I will discuss in subsequent time. If you have not subscribed my channel, please subscribe me. My channel name is Asit Government Rule Guru. Please do not forget it, so that you can get notification for my subsequent or forthcoming videos. Now I am going to discuss some general rules of CCS Leave Rules 1972. We must remember, one question is coming, it is Fundamental Rule and Supplementary Rule Part 3. ये जो CCS Leave Rules 1972 है वो पार्ट 3 फंडामेंटल रूल एंड सप्लीमेंट्री रूल का पार्ट 3 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उसके ऊपर आ सकता है. It is coming to force on the first day of June 1972. Very important one. 01/06/1972. This rule came into force. Next one, also question is coming. CCS leave rule shall not apply to railway servants, persons in casual or daily rated or part-time employment, persons paid from contingencies, workmen employed in industrial establishments, persons employed in work charged establishments, members of the All India services, persons locally recruited for service in diplomatic, consular or other Indian establishments in foreign countries, persons employed on contract except when the contract provides otherwise, persons serving under a central government department on deputation from a state government or any other source for a limited duration. ये very important है. यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई और एम्प्लॉई ऑफ एनी अदर सोर्स लिमिटेड पीरियड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो सर्व कर रहा है तो उसके लिए CCS लीव रूल 1972 लागू नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. पर्सन्स इन रेस्पेक्ट ऑफ होम स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड बाय और अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, पर्सन्स गवर्नड फॉर पर्पजेस ऑफ लीव बाय द फंडामेंटल रूल्स और द सिविल सर्विस रेगुलेशंस. सो इसमें आपको जो पॉइंट आपको याद रखना है, पॉइंट आई जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई और एनी अदर सोर्सेस एम्प्लॉई वो डेपुटेशन में लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, उनके लिए CCS लीव रूल लागू नहीं होगा. और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज उनके लिए लागू नहीं होगा, बेसिकली रेलवे सर्वेंट्स उनके लिए लागू नहीं होगा, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए लागू नहीं होगा, कोई कैजुअल और डेली रेटेड और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए लागू नहीं होगा. तो उसको अच्छे से देख लीजिए. ओके, नेक्स्ट पार्ट को हम चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है. अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव मीन्स द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द CCS लीव रूल्स 1972. शेड्यूल के ऊपर आता है, जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई हुआ है कि बेसिकली द अथॉरिटी उनको कहा जाता है लीव इट मीन्स बेसिकली लीव कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो लीव देते हैं. बेसिकली सब इंस्टीट्यूशन में जो DDO होते हैं, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, क्लियर. तो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव मीन्स द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल. फर्स्ट शेड्यूल को याद रखना है, उसके ऊपर आता है कि कौन सा शेड्यूल में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ग्रांट जो लीव को ग्रांट करता है, तो फर्स्ट शेड्यूल में है. ठीक है. नेक्स्ट वन, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और 1 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस मीन्स कंटिन्यूस सर्विस ऑफ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स. सो कंप्लीटेड years of service, just you see I have written 3 points, it is very important one. Period spent on duty, okay, which period just we spent on duty, it is included in completed year of service. Period spent on leave, any type of leave. Period spent on extraordinary leave. extraordinary leave मेरा वीडियो देख लीजिए, वो प्लेलिस्ट में पड़ा है. जैसे कोई भी लीव हमारा सर्विस बुक में नहीं है, तब हम लीव अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे और करके हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेंगे, उनका परमिशन लेके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेंगे, मगर उसमें हमको लीव सैलरी नहीं मिलेगा, मगर उसमें हमारा सर्विस ब्रेक नहीं होगा. ठीक है. जैसे हमारा इंक्रीमेंट कोई डिले नहीं होगा. तो जैसे अनऑथराइज हम ले जाते हैं, कभी परमिशन नहीं लेते हैं, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले जाते हैं,
उसमें क्या होता है, ब्रेक इन सर्विस हो सकता है। और कभी कभी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेते हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो उसमें हमारा क्या होगा है ना, इंक्रीमेंट नहीं रुकेगा। तो इट मीन्स दो चीज़ आपको याद रखना है, हम जब स्टडी लीव लेते हैं तब हमारा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होता है, मगर उसमें कोई इंक्रीमेंट हमारा एज यूजुअल हमको इंक्रीमेंट मिलता है। और कभी कभी क्या है, इलनेस टाइम में जैसे हमारा कोई लीव सर्विस बुक में लीव नहीं है तब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेते हैं मगर मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं, उसमें भी इंक्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और उसमें भी हमारा सर्विस ब्रेक नहीं होगा। तो ये तीन चीज़ आता है, पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी, पीरियड स्पेंट ऑन लीव, पीरियड स्पेंट ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ये कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और 1 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस में इंक्लूड होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट वन, डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स ए मिनिस्ट्री और ए डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आज नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इंक्लूड्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड है देखिए, कौन सा डिपार्टमेंट सब इंक्लूड है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके, द डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, द प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, द वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, द कैबिनेट सेक्रेटरी, द कैबिनेट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। तो ये सब इंक्लूड होता है डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, द वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, ये सब डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में इंक्लूड होता है। फिर हम चलेंगे फॉरेन सर्विस, ओके। अभी फॉरेन सर्विस को देखेंगे। बेसिकली जो डेफिनेशन है सीसीएस लीव रूल 1972 में, फॉरेन सर्विस मीन्स सर्विस इन विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम एनी सोर्स अदर दैन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ एनी स्टेट और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए यूनियन टेरिटोरी। तो फॉरेन सर्विस में क्या है, इस सर्विस में गवर्नमेंट सर्वेंट को जो पे सैंक्शन जो गवर्नमेंट करता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं आता है, ओके। तो इसमें आपको याद रखना है बेसिकली हिज पे विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम एनी अदर सोर्स एक्सेप्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इट मीन्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ एनी स्टेट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए यूनियन टेरिटोरी। तो ना सेंट्रल गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड से आएगा, ना स्टेट गवर्नमेंट का कंसोलिडेटेड फंड से आएगा, ना यूनियन टेरिटोरी का कंसोलिडेटेड फंड से आएगा। तो अदर सोर्स से वो जो पेमेंट सैंक्शन होता है, गवर्नमेंट सैंक्शन करता है, उसको यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है फॉरेन सर्विस। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी चलेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑन टेम्पोररी ट्रांसफर और ऑन फॉरेन सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बिट देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू हुम दीज रूल्स अप्लाई shall continue to be governed by these rules while on temporary transfer to the Indian Railways or to a state government or while on foreign service within India। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो लिमिटेड पीरियड के लिए कि टेम्पोररी पीरियड के लिए कि डेपुटेशन में वो स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे डिपार्टमेंट और कोई अदर फॉरेन सर्विस अदर कोई डिपार्टमेंट को इंडिया के अंदर जाता है, तो उसमें उसी सीसीएस लीव रूल उसके लिए लागू होगा, वो चेंज नहीं होगा। वो टेम्पररी पीरियड के लिए स्टेट गवर्नमेंट में जाता है और रेलवे डिपार्टमेंट में जाता है और फॉरेन सर्विस विद इन इंडिया इसमें जाता है, तो उसका वही सीसीएस लीव रूल 1972 का जो रूल्स है वो लागू होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑन फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया including service with UN agencies within or outside India or on temporary transfer to the armed forces of the Union, these rules shall apply only to the extent provided in the terms and conditions of foreign service or temporary transfer as the case may be। इसमें भी CCS लीव रूल लागू होगा मगर टेम्पररी ट्रांसफर होगा, चाहे वो इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इंक्लूडिंग सर्विस विथ UN एजेंसीज विद इन और आउटसाइड इंडिया और ऑन टेम्पररी ट्रांसफर टू द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन। तो इसमें भी सीसीएस लीव रूल लागू होगा, वो टेम्पररी पीरियड के लिए ट्रांसफर होगा मगर सीसीएस लीव रूल उसके लिए लागू होगा, ठीक है। जहां पर ज्वाइन करेगा उसका लीव रूल लागू नहीं होगा। एज यूजुअल मैनर उसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा जो रूल है सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 वही लागू होगा,
ओके, मगर टेम्पररी पीरियड के लिए वो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट जाए, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट को जाए, ठीक है, चाहे वो फॉरेन सर्विस विद इन इंडिया और फॉरेन सर्विस आउटसाइड, और इट मीन्स फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम सपोज ट्रांसफर टू द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन, मगर उसके लिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर फ्रॉम सर्विसेज और पोस्ट गवर्न्ड बाय अदर लीव रूल्स। सपोज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में बेसिकली जो रूल है वो सीसीएस लीव रूल 1972 लागू नहीं होता है, उनका लीव रूल जो अलग है, तो वो टेम्पररी पीरियड के लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिपार्टमेंट में चला गया, तो इस केस में एक्चुअली उसको जो पास्ट डिपार्टमेंट का लीव रूल उसके लिए लागू होगा। तो सीसीएस लीव रूल 1972 जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लागू होता है, लागू नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर फ्रॉम सर्विसेज और पोस्ट गवर्न्ड बाय अदर लीव रूल्स। आप ऐसा कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जहां पर अदर लीव रूल लागू हो रहा है, बेसिकली इन अदर डिपार्टमेंट लीव रूल इट इज ऑपरेटिंग other than the CCS leave rule 1972, and for temporary period of time just you go to any central government department where CCS leave rule it means is operating, but in that case only it means for the concerned employee जो लीव रूल लागू होगा वो पास्ट डिपार्टमेंट का लीव रूल लागू होगा। यहाँ पर वही सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 लागू नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ट्रांसफर टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर देखिए, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्न्ड बाय सीसीएस लीव रूल्स इज ट्रांसफर्ड टू एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट व्हेयर इन लीव इज गवर्न्ड बाय द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो उसमें क्या है, इसमें जो है गवर्नमेंट सर्वेंट उसके लिए सीसीएस लीव रूल 1972 लागू है, वो अभी कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को जाएगा जहां पर जो लीव रूल लागू होगा वो स्पेसिफिकली फैक्ट्रीज एक्ट का लीव रूल लागू होगा। तो इस केस में क्या होगा ना, देन द लीव व्हाट इज क्रेडिट शैल बी एनकैश्ड सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 300 डेज ऑफ अर्न्ड लीव एंड हाफ पे लीव। तो उसका जो 300 बेसिकली जो लीव है सर्विस बुक में, तो मैक्सिमम 300 डेज ईएल एंड हाफ, ओके, एचपीएल दोनों मिलाकर मैक्सिमम 300 होगा, वो एनकैश हो जाएगा। ओके, तो इसको याद रखना है, यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसके लिए सीसीएस लीव रूल 1972 लागू है, वो अभी कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को जाएगा और वहाँ पर जो लीव रूल लागू होगा वो फैक्ट्रीज एक्ट का लीव रूल लागू होगा। तो उस केस में क्या होगा ना, उसका सर्विस बुक में जो लीव इट मीन्स क्रेडिट है, जो जितना भी लीव है वो क्या करेगा, उसमें एक रेस्टोरेंट है वो 300 EL एंड HPL, मैक्सिमम 300 EL एंड HPL को इनकैश कर सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपका सपोज सर्विस बुक में 270 EL है और 50 HPL है, तो आप 270 EL को इनकैश करोगे और जो 50 HPL है पूरा 50 HPL आपका इनकैश नहीं होगा, 30 HPL होगा, क्योंकि मैं जो बोला वो मैक्सिमम 300 डेज EL एंड HPL इनकैश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई उसके लिए सीसीएस लीव रूल 1972 लागू है, वो कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को जाएगा, तो इस केस में और वहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में लीव रूल फैक्ट्रीज एक्ट की तरह लगेगा, तो उस केस में उसका जो क्या होगा ना, 300 डेज EL एंड HPL को मैक्सिमम 300 डेज EL एंड HPL को इनकैश कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे, राइट टू लीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए राइट, एक्चुअली लीव राइट नहीं है। सेकेंड वन, व्हेन द exigencies of public service so require, leave of any kind may be refused or revoked by the authority competent to grant it, but it shall not be open to that authority to alter the kind of leave due and applied for, except at the written request of the government servant। तो दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लीव हमारा एक राइट नहीं है। सेकेंड केस में बेसिकली इन इमरजेंसी टाइम द लीव competent authority or leave authority may refuse or revoke, okay, your leave, वो मना कर सकता है, और लीव दिया है सपोज वो मना करेगा,
वो लीव सैंक्शन करने के लिए आपको बोला था मगर इमीडिएटली वो रिवोक कर दिया क्योंकि अभी इमरजेंसी कंडीशन है। तो इस केस में मगर आपका जो लीव ड्यू है, आपका जो बेसिकली जो लीव ड्यू है, सपोज आपका ईएल है कि आपका सीएल है कि आपका एचपीएल है, ठीक है, कि आपका कम्यूटेड लीव है, वो उसको ऑल्टर नहीं कर सकता। जो लीव ड्यू है उसको वो चेंज नहीं कर सकता। ओके, चेंज हो सकता है, कब चेंज होगा मैं बताऊंगा उसके बाद। तो इसमें याद रखना है ओनली एक्सीडेंसी टाइम, ओनली इन इमरजेंसी टाइम लीव अथॉरिटी मना कर सकता है, लीव देने के लिए मना कर सकता है। और आपको बोल दिया है कि लीव सैंक्शन में कर दूंगा मगर इमीडिएटली वो रिवोक कर दिया, मना किया क्योंकि अभी इमरजेंसी टाइम है, एक्सीडेंसी टाइम है। ओके, तो आपका जो सर्विस पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरत है तो इसमें आपको लीव नहीं दिया जा सकता, ठीक है। मगर जो लीव ड्यू है, सपोज आप ईएल के लिए अप्रोच किए थे कि मेरा खाते में ईएल है, मैं ईएल लेना चाहता हूँ, वो ईएल को अल्टर नहीं कर सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता एक्सेप्ट आपका रिटन एप्लीकेशन। आप जब रिटन एप्लीकेशन दोगे वो चेंज हो सकता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ क्लेम टू लीव। ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स क्लेम टू लीव इज रेगुलेटेड बाय द रूल्स इन फोर्स एट ए टाइम द लीव इज अप्लाइड फॉर एंड ग्रांटेड। आप लीव अप्लाई किया और उसको ग्रांट किया गया, लीव ग्रांट होने के बाद वो लीव आपके लिए रेगुलेटेड हो गया, ठीक है। लीव आप अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद एक्चुअली लीव अथॉरिटी ने उसको सैंक्शन किया, फाइनली उसको ग्रांट कर दिया, तब आपके लिए आप क्लियर हो जाओगे कि हाँ 100% क्लियर हो जाओगे कि हाँ मुझे लीव मिला। अप्लाई करने से नहीं होगा, ओनली अप्लाई आप कर दिया और बोल दिया कि हाँ लीव मेरा सैंक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लीव अप्लाई करोगे और उसको ग्रांट किया जाएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑन लीव एट क्रेडिट। तो यहाँ पर जो दिया है एक्सेप्ट लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट क्या है, जो एम्प्लॉई गोइंग टू रिटायर उनको क्या करते हैं, रूल है कि रिटायरमेंट के पहले वो मैक्सिमम 300 डेज लीव ले सकते हैं, उनका खाते में है तो जितना खाते में होगा, सपोज जो रूल है मैक्सिमम 300 डेज, तो मैक्सिमम 300 डेज ईएल को वो कन्वर्ट करके वो छुट्टी जा सकते हैं, वही है लीव प्रिपेरेटरी, मैक्सिमम 300 डेज। तो उसको छोड़कर यहाँ पर जो दिया है रूल 39 मीन्स इट इज रिलेटेड टू लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। अदर केस में जब आप सपोज आपको डिसमिस कर दिया गया और आपको रिमूव कर दिया गया, कि आप सपोज रेजिग्नेशन दे दिया, प्रॉपर चैनल से रेजिग्नेशन नहीं दिया, आप ऐसे रेजिग्नेशन दे दिया, तो उस केस में ऑटोमेटिकली आपका जो सर्विस बुक में जो भी लीव क्रेडिट है वो लैप्स हो जाएगा। तो यही चीज़ दिया है कि एक्सेप्ट लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में बार बार बताया कि रिटायरमेंट के पहले मैक्सिमम 300 डेज ईएल को छुट्टी ले सकता है, ठीक है, जो रिटायर्ड होने वाला है जो एम्प्लॉय। उसको छोड़कर जब एनी गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड और हु रिजाइन्स फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस सीजेस फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिसमिसल और रिमूवल और रेजिग्नेशन, तो उसी दिन से आपका क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। आपका ऑटोमेटिकली जो भी क्रेडिट है, लीव जो क्रेडिट है आपका सर्विस बुक में, जितना भी लीव है वो सब लैप्स हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, सेकंड वन, वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज फॉर अनदर पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट आउटसाइड हिज पेरेंट ऑफिस और डिपार्टमेंट एंड इफ सच एप्लीकेशन इज फॉरवर्डेड थ्रू प्रॉपर चैनल एंड द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू रिजाइन हिज पोस्ट बिफोर टेकिंग अप द न्यू वन, सच रेजिग्नेशन शैल नॉट रिजल्ट इन द लैप्स ऑफ द लीव टू हिज क्रेडिट। मैं बता रहा हूँ, जब भी आप अदर डिपार्टमेंट में आप कोई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तब आपको प्रॉपर चैनल में जाना है कि मैं अदर डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करना है, ओके। आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को आपको इन्फॉर्म करना है कि मैं अदर डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना है। तो प्रॉपर चैनल में आप दे दिया, प्रॉपर चैनल के देने के बाद आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद आप जो पोस्ट में हो अभी रिजाइन करोगे, रिजाइन करने के बाद जाकर न्यू पोस्ट में ज्वाइन करोगे। तो इससे क्या होगा, जो आपका जो लीव क्रेडिट है आपका सर्विस खाते में वो ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, न्यू पोस्ट में वो लीव कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो लीव लैप्स नहीं होगा। मगर आपको यदि आप प्रॉपर चैनल में अप्लाई किया है, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया है, जैसा उसका जो प्रोसीजर है, उसका जो पैरामीटर है, जो भी एप्लीकेशन आप सबमिट किया है, प्रॉपर चैनल का परमिशन लिया है, तो उस केस में आप जब जो प्रेजेंट पोस्ट में अभी हो आप उसको रेजिग्नेशन दे दिया,
तो उससे आपका लीव लैप्स नहीं होगा, ऑटोमेटिकली वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जो न्यू पोस्ट में। नेक्स्ट वन, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस and is reinstated on appeal or revision shall be entitled to count for leave his service prior to dismissal or removal as the case may be। सपोज आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसमिस कर दिया गया और रिमूव कर दिया गया, मगर वो अपील और रिवीजन के बाद वो फिर रीइंस्टेट हो गया। ओके, कोई केस में मेजर पेनल्टी लगा और उसको रिमूव कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, मगर उसके बाद वो क्या हुआ, वो रिवीजन किया, अपील किया और उसमें उसका रीइंस्टेट हो गया, तो उसका पास्ट सर्विस जो फॉरफिट नहीं होगा, पास्ट सर्विस फॉरफिट नहीं होगा। तो उस केस में आपका लीव जितना क्रेडिट है ऑटोमेटिकली आपका सर्विस बुक में वो लैप्स नहीं होगा, वो एज यूजुअल रहेगा और वो सब काउंट होगा। ठीक है, और जो भी लीव नहीं मिला है आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग रिटायर्ड ऑन कॉम्पेंसेशन or invalid pension, retired on compensation or invalid pension or gratuity, is re-employed and allowed to count his past service for pension, shall be entitled to count his former service towards leave। तो उसमें भी ये क्या है दिया है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट सर्व क्या हुआ, रिटायर्ड हो गया ऑन कॉम्पेंसेशन में, और इनवैलिड पेंशन। इनवैलिड पेंशन क्या होता है, जब आपका कैपेसिटी नहीं है काम करने के लिए, सपोज यू आर नॉट फिजिकली फिट और मेंटली फिट टू डू वर्क, तो इस केस में आपको आप रिटायर्ड हो गए कि हैविंग रिटायर्ड ऑन कॉम्पेंसेशन। रिटायर्ड ऑन कॉम्पेंसेशन मीन्स आपका पोस्ट अबोलिश हो गया, तो आपको कोई लोअर पोस्ट दिया गया, मगर आप लोअर पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उस केस में आप सपोज आप रिटायरमेंट को चुन लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि आपका पोस्ट जो था वो अबोलिश हो गया, आपको कोई लोअर पोस्ट दे दिया गया, आप लोअर पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं किए, तो उस केस में क्या होगा, आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिए, भाई उसी केस में जो बोलते हैं वो रिटायर्ड ऑन कॉम्पेंसेशन बोलते हैं। इनवैलिड पेंशन हो गया और ग्रेचुइटी, यदि आप री एम्प्लॉयड फिर हो गए और आपका पास्ट सर्विस फॉर पेंशन वो काउंट होगा, पेंशन के लिए जो पास्ट सर्विस काउंट होगा, तब एज यूजुअल मैनर जो भी लीव है वो आपको मिलता रहेगा और वो लैप्स नहीं होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लीव है वो फिर कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट वन, व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू होम सीसीएस लीव रूल्स डू नॉट अप्लाई। जिस गवर्नमेंट सपोज एक परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके लिए सीसीएस लीव रूल 1972 अभी अप्लाई नहीं हो रहा है, मगर अभी उसका सपोज पोस्टिंग हो गया एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जहां पर सीसीएस लीव रूल 1972 लागू है। और एक बार बता रहा हूं, वो जो गवर्नमेंट परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट था, वो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, उसी डिपार्टमेंट में सीसीएस लीव रूल 1972 अप्लाई नहीं था। सपोज वो स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा था, उसमें सीसीएस लीव रूल 1972 जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो लागू नहीं हो रहा था, स्टेट गवर्नमेंट का अलग लीव रूल था। अभी उसी एम्प्लॉय को सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट में जॉब मिल गया जहां पर सीसीएस लीव रूल 1972 लागू है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो पास्ट डिपार्टमेंट में जो भी लीव है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, वो लैप्स नहीं होगा। कि आप ये मत मानो कि मेरा जो पहला जो डिपार्टमेंट में काम कर रहा था वहाँ पर सीसीएस लीव रूल 1972 लागू नहीं था, तो मैं अभी इस डिपार्टमेंट को आया, तो मेरा जो पास्ट डिपार्टमेंट में जो लीव क्रेडिट होकर था वो सब लैप्स हो जाएगा, लैप्स नहीं होगा। समझ में आ रहा है, वहाँ पर सीसीएस लीव रूल लागू नहीं था, आप परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय वहाँ पर थे, ओके, आपको भी लीव मिल रहा था, क्योंकि आपका जो सपोज आप में जैसे बताया कि आप स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, वो स्टेट गवर्नमेंट का एक लीव रूल था, तो उसमें आपको लीव मिल रहा था, वो भी आपका सर्विस खाते में था, तो अभी आप आकर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, वहाँ पर सीसीएस लीव रूल 1972 लागू हुआ, तो उस केस में आपका पास्ट डिपार्टमेंट में जो भी लीव है वो लैप्स नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी में अलाउ कम्यूटेशन ऑफ लीव ऑफ एनी काइंड अर्लियर इनटू लीव ऑफ एनी अदर काइंड एट ए लेटर डेट। आपका सपोज एक लीव आप लिया, एक लीव आप लेकर गया और रिटर्न करने के बाद आप एक एप्लीकेशन दे दिया कि ये लीव को इस लीव में कन्वर्ट कर देना चाहिए। जैसे आप ईएल लिया था और ईएल लेकर चले गए, रिटर्न हो गए, ओके, सपोज यू हैव टेकन ईएल, then after leave again you return back and give one application that my EL convert to commuted leave with medical certificate. Commuted leave, you know, with medical certificate, कि suppose you approach to the leave authority with application कि my just you convert my EL to half paid leave, तो आपको application देना है
तो ये कितना दिन के अंदर होगा? विद इन 30 डेज ऑफ ज्वाइनिंग ड्यूटी आफ्टर लीव। जब आप लीव में रिटर्न आ गए उससे 30 डेज के अंदर आप अप्रोच करोगे कि मैं जो लीव लिया था उसको और एक लीव को कन्वर्ट कर दिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ लीव सैलरी। जैसे आप ईएल लेकर गए थे, आपको लीव सैलरी मिला था, तो अभी आप अप्रोच किया कि मेरा ईएल को एचपीएल में कन्वर्ट कर दो, तो एचपीएल में हाफ सैलरी मिलता है, तो वहाँ पर जो एक्सेस सैलरी है वो फिर आपसे रिकवरी कर दिया जाएगा। तो ऐसे 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर लीव सैंक्शन अथॉरिटी को हम अप्रोच कर सकते हैं। ओके, वी हैव टेकन 1 लीव and after return back we can approach to the leave authority to convert the leave into another kind of leave। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम जो अप्रोच करेंगे वो हमारा रिटर्न करने के बाद, लीव लेने के बाद हम जब रिटर्न किए 30 डेज के अंदर हम एप्लीकेशन देंगे और एप्लीकेशन क्लियरली मेंशन करेंगे मैं ये लीव लेकर गया था और उसको इस लीव में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो उसी के हिसाब से आपका लीव सैलरी जो है एडजस्टमेंट होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक नोट में दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया, मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया, तो उसमें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में क्या है, आपको सैलरी नहीं मिलेगा, वो विदाउट सैलरी है। मगर मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव वी हैव टेकन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एंड ऑल्सो सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट, तो उसमें सर्विस ब्रेक नहीं होगा कि आपका इंक्रीमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगा। एज यूजुअल मैनर इंक्रीमेंट लागू होगा। जैसे इंक्रीमेंट आप चाहे जुलाई 1 में होता है कि जनवरी 1 में होता है, ओके, जो भी है आपका इंक्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप ईओएल लिया, आपको ईओएल एक्स्ट्राऑर्डिनरी में सैलरी नहीं मिलेगा, मगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया तो तब क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये है। तो अभी क्या है, अर्न लीव इनटू, यहाँ पर और एक बार नोट को बता देता हूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट और अदरवाइज यदि आप ईओएल लिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव लिया, मगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया, तब ऑटोमेटिकली क्या है ना, लीव सैंक्शन अथॉरिटी चाहेंगे तो वो लीव नॉट ड्यू उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लीव नॉट ड्यू मीन्स वो एक हाफ पे लीव जो सब्सिक्वेंट टाइम में आपका हाफ पे लीव है कि आपका जो खाते में जो हाफ पे लीव है एचपीएल है उसी से उसको डेबिट कर दिया जाएगा, मगर आधा सैलरी आपको नहीं मिलेगा। हाफ एचपीएल में हाफ लीव सैलरी नहीं मिलता है। ठीक है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट और अदरवाइज may be commuted retrospectively into leave not due subject to the provisions of rule 31। कुछ एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पर, अर्नड लीव इनटू हाफ पे लीव, ये हम अप्रोच कर सकते हैं कि हम ईएल लिया था और रिटर्न करने के बाद आप लीव अथॉरिटी को अप्रोच कर रहे हो कि उसको हाफ पे लीव को कन्वर्ट कर दो, कि अर्नड लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट इनटू कम्यूटेड लीव, कि ईएल को कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट कर दो एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को कन्वर्ट कर दो लीव नॉट ड्यू, ये हो सकता है। मगर आप लीव ले लिए, लीव से रिटर्न करने के बाद विद इन 30 डेज के अंदर आपको एप्लीकेशन देना है और लीव अथॉरिटी को अप्रोच करना है कि मैं ये लीव लिया था और उसको इस लीव में कन्वर्ट कर दिया जाए। उसके हिसाब से आपका लीव सैलरी एडजस्टमेंट होगा। और आज जो लास्ट पार्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव। सभी लीव कंबाइन हो सकता है, जैसे ईएल एचपीएल के साथ, कि ईएल कम्यूटेड लीव के साथ, कि मैटरनिटी लीव कम्यूटेड लीव के साथ, पैटर्निटी लीव कम्यूटेड लीव के साथ, तो ऐसे सभी लीव कंबाइंड हो सकता है, मगर एक्सेप्ट सीएल कैजुअल लीव। ठीक है, हम ईएल लिया, वो इमीडिएटली हम चाहते हैं कि उसको हम कंबाइन करेंगे कैजुअल लीव के साथ, नहीं होगा। हम एचपीएल लिया, हम चाहते हैं कि वो सीएल के साथ हम कंबाइन करेंगे, वो नहीं होगा। तो सीएल एक्सेप्ट सीएल अदर लीव्स मे बी कंबाइंड, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो एनी काइंड ऑफ लीव अंडर दीज रूल्स मे बी ग्रांटेड इन कॉम्बिनेशन विथ और इन कंटिन्यूएशन ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ लीव एक्सेप्ट कैजुअल लीव। छोटा उदाहरण देता हूँ, आप ईएल लेकर गए, सपोज आप 7 डेज ईएल लेकर गए और उसके बाद और 3 डेज आप चाहते हो कि एचपीएल लोगे, तो वो कंबाइन हो जाएगा। आप 7 डेज ईएल लेकर गए, आपको और 3 एचपीएल चाहिए कि 4 एचपीएल चाहिए, आप कंबाइन कर सकते हो। मगर आप ईएल लेकर गए, आप बोलोगे मैं सीएल ले जाऊंगा, तो वो कंबाइन नहीं होगा। तो कोई भी लीव सीएल के साथ कंबाइन नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जनरल रूल्स में बताया पार्ट 1 का, जो अदर पार्ट है मैं सब्सिक्वेंट टाइम में डिस्कस करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन इन टाइम and you can enjoy my video. Thank you.